हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे हम फर्स्ट पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए थे एनसीसी से रिलेटेड और पुलिस से रिलेटेड, और भी हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूरे एक 300 प्लस क्वेश्चंस हमारे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एनसीसी का आधिकारिक गीत हम सब भारतीय के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं सुदर्शन फकीर। ठीक है, कौन है? सुदर्शन फकीर इसके रचयिता है। एनसीसी में गर्ल्स डिवीज़न की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी में गर्ल डिवीज़न की स्थापना 1949 में हुई थी। अगला देखते हैं। एनसीसी में एयर विंग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो एयर विंग की शुरुआत 1950 में की गई थी। एनसीसी में नेवल विंग की शुरुआत कब हुई थी? तो 1952 में नेवल विंग की शुरुआत हुई थी। अगला देखें। एनसीसी कैडेटों को दिए जाने वाले सर्वोच्च प्रमाण पत्र का नाम क्या है? तो है सी सर्टिफिकेट। 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए, बी और सी, और जो सी होता है वो सबसे बड़ा सर्वोच्च प्रमाण पत्र एनसीसी में कैडेट को दिया जाता है। ठीक है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट किस स्तर पर प्रदान किया जाता है? तो जूनियर डिवीज़न, जूनियर विंग, स्कूली स्तर पर किया जाता है। चाहे स्कूल में जब हम रहते हैं तो जहाँ पे जो एनसीसी रहती है उसमें हमें ए सर्टिफिकेट दिया जाता है, और सी सर्टिफिकेट आई थिंक कॉलेज में दिया जाता है। ठीक है। बी और सी सर्टिफिकेट किस स्तर के कैडेट हेतु होता है? तो सीनियर डिवीज़न, सीनियर विंग, कॉलेज स्तर के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बी और सी सर्टिफिकेट कॉलेज स्तर में दिया जाता है। ठीक है। अब एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो एनसीसी दिवस हमारे नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। जब मतलब नवंबर आता है उसका जो 4th संडे रहता है उस दिन हमारा एनसीसी डे मनाया जाता है। ठीक है। एनसीसी में आरडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो रिपब्लिक डे कैंप इसका पूर्ण रूप होता है, गणतंत्र दिवस शिविर। ठीक है। एनसीसी में टीएससी का पूर्ण रूप क्या है? तो थल सैनिक कैंप, थल सैनिक शिविर। टीएससी का फुल फॉर्म होता है थल सैनिक कैंप, और जो आरडीसी का होता है उसमें रिपब्लिक डे कैंप इसका फुल फॉर्म होता है। अगला देखते हैं। एनसीसी में सीएटीसी का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। सीएटीसी का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है। ठीक है। एनसीसी में एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, राष्ट्रीय एकता शिविर होता है एनआईसी। ठीक है। अगला देखते हैं। एनसीसी कैडेट्स को राइफल शूटिंग प्रशिक्षण में मुख्यतः किस राइफल का उपयोग कराया जाता है? तो 22 डिलक्स राइफल, .22 राइफल का किया जाता है। ठीक है। .22 डिलक्स राइफल का प्रशिक्षण के समय उपयोग कराया जाता है। .22 डिलक्स राइफल की प्रभावी मारक क्षमता, इफेक्टिव रेंज कितनी होती है? तो 25 गज इसकी क्षमता होती है, 25 यार्ड्स। .22 डिलक्स राइफल की मैग्निस क्षमता, कैपेसिटी कितनी होती है? तो 5 कारतूस राउंड, मतलब 5 कारतूस एक बार में चलते हैं। ड्रिल की शुरुआत किस देश में और किसके द्वारा की गई थी? तो जर्मनी में जनरल रोल द्वारा 1666 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सावधान अटेंशन स्थिति में दोनों पंजों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? तो दोनों पंजों के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। विश्राम स्टैंडिस स्थिति में दोनों एड़ियों के बीच की कितनी दूरी होती है? तो 12 इंच या 30 सेंटीमीटर की दूरी दोनों एड़ियों के बीच होती है। ठीक है। तेज चाल में 1 मिनट में सामान्यतः कितने कदम चले जाते हैं एचडी कैडेट्स?
116 कदम प्रति मिनट तेज चाल में चले जाते हैं। ठीक है, धीमी चाल में 1 मिनट में कितने कदम चले जाते हैं? तो 70 कदम प्रति मिनट धीमी चाल में चले जाते हैं। तेज चाल में 116 कदम प्रति मिनट चले जाते हैं और धीमी चाल में 70 कदम प्रति मिनट चले जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 116 तेज चाल में और 70 धीमी चाल में। ठीक है, पीछे मुड़ अबाउट टर्न कमांड पर कितने डिग्री घूमना होता है? तो 180 डिग्री दाहिनी तरफ से घूमना होता है। ठीक है, एनसीसी कैडेट्स को मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में मिलने वाले लाभ का आधार क्या है? सी सर्टिफिकेट धारकों को परीक्षा में बोनस अंक व वरीयता दी जाती है। ठीक है, जैसे हमारे जो पुलिस बैंड की एग्ज़ाम हुई, जिन्होंने भी मतलब एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाया उनको एक्स्ट्रा बोनस अंक मिले हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, ओटीएस ऑफिस ट्रेनिंग स्कूल एनसीसी कहाँ स्थित है? तो ऑफिस ट्रेनिंग स्कूल जो है कंपटी नागपुर और ग्वालियर महिला अधिकारी हेतु स्थित है। ठीक है, भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ किसे माना जाता है? तो भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ सामवेद को माना जाता है। अगला देखते हैं, नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हमें पता है नाट्य शास्त्र के ग्रंथ के रचयिता भरत मुनि हैं। ठीक है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो पंडित सारंग देव ने संगीत रत्नाकर की रचना की थी। अगला देखते हैं, संगीत परिजात ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पंडित अहोबल संगीत परिजात ग्रंथ के लेखक हैं। भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर और विकृत स्वर होते हैं? तो भारतीय संगीत में 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर होते हैं, तो कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। 7 शुद्ध और 5 विकृत। ठीक है, विकृत कौन से होते हैं? रेगा, धानी और मातीव्र, ये विकृत होते हैं, और सारेगामा पाधानी, ये 7 शुद्ध स्वर होते हैं। ठीक है, जो स्वर शुद्ध होते हैं मतलब जो स्वर मतलब अपने स्थान पे अडिग रहते हैं, हिलते नहीं है, जैसे सा और पा, तो वो अचल स्वर रहते हैं। ठीक है, और चल स्वर कौन से होते हैं हमारे? जैसे रेगा, धानी। ठीक है, क्योंकि ये अपने स्थान पर ये शुद्ध भी होते हैं और कोमल भी होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, 5 अचल और चल स्वरों में से अचल स्वर कौन से हैं? तो मैंने अभी बताया अचल स्वर कौन से हैं, षडज और पंचम अचल स्वर। भारतीय संगीत में विकृत स्वर की कुल संख्या कितनी है? तो 5 है, 4 कोमल स्वर है, रेगा, धानी, और 1 तीव्र स्वर है जिसे हम मध्यम तीव्र भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में कितने ठाट माने गए हैं? तो हमारे उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में 10 ठाट माने गए हैं, पंडित भातखंडे द्वारा वर्गित है। ठीक है, दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत पद्धति में कितने मेल ठाट माने गए हैं? तो 72 मेल ठाट माने गए हैं। ठीक है, दक्षिण भारतीय जो कर्नाटक संगीत है हमारा, ठीक है, उसमें। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के प्रवर्तक कौन है? तो पंडित विष्णुनारायण भातखंडे हैं, जिन्होंने भातखंडे स्वरलिपि पद्धति रची है। ठीक है, गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो गांधर्व विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने 1909 में लाहौर में की थी। राग की प्रमुख कितनी जातियां होती है? तो 3 जातियां होती हैं, ओड़व, शाड़व और संपूर्ण। ठीक है, उपजातियों को मिलाकर राग की कुल कितनी जातियां बनती है? तो 9 जातियां बनती हैं, ओड़व ओड़व, ओड़व शाड़व, ओड़व संपूर्ण। ठीक है, फिर शाड़व शाड़व, शाड़व ओड़व और शाड़व संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण शाड़व और संपूर्ण ओड़व। ठीक है, अगला देखते हैं, राग में प्रयोग होने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुख्य स्वर को क्या कहा जाता है? जो मूल स्वर रहता है वो वादी कहलाता है राग में, और उसे राजा स्वर भी कहते हैं राग का। ठीक है, और राग के वादी स्वर से संवाद रखने वाले दूसरे महत्वपूर्ण स्वर को संवादी कहते हैं। इसे राग का मंत्री स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, जो वादी स्वर होता है वो राजा स्वर होता है, और जो संवादी स्वर होता है वो राग का मंत्री स्वर होता है।
ठीक है, अगला देखते हैं। राग में जो स्वर प्रयोग नहीं किया जाता उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्जित स्वर कहते हैं। राग में साधारण स्वरों से अलग सुंदरता बढ़ाने हेतु कभी कभार प्रयुक्त स्वर क्या कहलाता है? तो विवादित स्वर कहलाता है। मतलब राग में सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी कभी हम जो उसका विवादी होता है, मतलब जो उस राग में उपयोग नहीं होता, तो सुंदरता बढ़ाने के लिए उसका उपयोग कर लेते हैं। राग यमन किस ठाट का राग है? तो यह कल्याण ठाट का राग है। अगला देखते हैं। राग यमन में कौन सा स्वर तीव्र प्रयोग होता है? तो मध्यम तीव्र, एक ही तीव्र स्वर होता है और राग यमन में मध्यम तीव्र का प्रयोग किया जाता है। राग आसावरी किस ठाट का जन्य राग है? तो आसावरी ठाट का राग है। ठीक है, आसावरी जो है आसावरी ठाट का ही राग है। राग आसावरी में कौन कौन से स्वर कोमल लगते हैं? तो गंधार, धेवद और निषाद कोमल लगते हैं। गा धानी कोमल राग आसावरी में लगते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। राग आसावरी की जाति क्या है? तो ओडो संपूर्ण है, आरोह में 5 और अवरोह में पूरे 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। राग आसावरी का गायन समय क्या है? को दिन का द्वितीय पहर है जो राग आसावरी का गायन समय है। राग आसावरी का वादी और संवादी स्वर क्या है? तो वादी धेवत और संवादी गंधार है। ठीक है, राग भैरव का गायन समय क्या है? तो राग भैरव को प्रातःकाल प्रथम पहर में गाया जाता है। ठीक है, राग भैरवी को किस समय गाया बजाया जाता है? तो प्रातःकाल संगीत सभा के अंत में स्वरकालिका राग के रूप में गाया बजाया जाता है। राग भोपाली किस ठाट का राग है? तो कल्याण ठाट का राग भोपाली राग है। राग भोपाली में कौन से स्वर वर्जित होते हैं? तो मध्यम निषाद, जाटी, ओड़ा ओड़व। ठीक है, ध्रुपद गायन शैली के साथ मुख्यतः किस ताल वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो पखावज मृदंग का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद गायन शैली में मुख्यतः पखावज बजाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ख्याल गायन शैली के साथ किस ताल वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो तबला का प्रयोग किया जाता है ख्याल गायन शैली में। ठीक है, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल 2 ख्याल होते हैं। अगला देखते हैं। ध्रुपद शैली के कितने अंग या वानियां मानी जाती है? तो 4 वानियां, गोबरहारी, डागुरी, नोहारी, खंडारी। ठीक है, गोबरहारी, डागुरी, नोहारी, खंडारी। ठीक है, ध्रुपद शैली की ये 4 वर्दियां हैं। ख्याल गायकी के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो बड़ा ख्याल विलंबित ले में गाया जाता है और छोटा ख्याल जो द्रुत ले या मध्यम ले में गाया जाता है। ठुमरी गायन शैली की उत्पत्ति का मुख्य केंद्र किसे माना जाता है? तो लखनऊ और बनारस घराने को ठुमरी गायन शैली का मुख्य केंद्र माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तराना गायन शैली का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो तराना आविष्कारक जो शैली है उसके आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। सितार एवं तबले का आविष्कार किसे माना जाता है? तो सितार और तबले का आविष्कार अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। संगीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर संगीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है? तो हस्सू खां, नत्थू खां और हद्दू खां। हस्सू हद्दू और नत्थू खां है जो ग्वालियर घराने के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ख्याल गायकी का सबसे प्राचीन घराना कौन सा माना जाता है? तो सबसे प्राचीन घराना ग्वालियर घराना माना जाता है। इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे? तो उस्ताद अमीर खां जो थे इंदौर घराने के संस्थापक थे। किराना घराने के संस्थापक कौन थे? तो उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद अब्दुल वाहिद खां जो थे वो किराना घराने के संस्थापक थे। पटियाला घराने के प्रसिद्ध गायक कौन थे? तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब जो थे वो पटियाला घराने के प्रसिद्ध गायक थे। 3 ताल में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो 3 ताल में 16 मात्राएं होती है। 4 विभाग होते हैं। ताली 1, 5, 13 पर ताली होती है और 9वीं मात्रा पर खाली होती है। 1 ताल में कुल कितनी मात्रा होती है? तो 12 मात्राएं होती हैं 1 ताल में और 6 विभाग होते हैं।
दादरा का ताल में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो 6 मात्राएं होती है, 2 विभाग होते हैं। केरवा ताल में 8 मात्राएं होती है और 2 विभाग होते हैं। ठीक है। झप ताल में कुल कितनी मात्राएं होती है? 10 मात्राएं होती है, 4 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 2 मात्रा, दूसरे में 3 मात्रा, फिर तीसरे में 2 मात्रा, फिर चौथे विभाग में 3 मात्राएं होती है। चौताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं और यहाँ किस गायकी के साथ बजाई जाती है? तो 12 मात्राएं होती है और जो चौताल रहती है वो ध्रुपद गायकी के साथ बजाई जाती है। ठीक है। अगला देखते हैं, रूपक ताल की मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ पहली मात्रा पर खाली से शुरू होती है और इसमें 7 मात्राएं होती है। ठीक है। धमार ताल में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो धमार ताल में 14 मात्रा होती है। धमार गायकी के साथ यहाँ बजाई जाती है। दीपचंदी ताल का प्रयोग मुख्यतः किस गायन शैली के लिए होता है? तो ठुमरी और सुगम संगीत के लिए दीपचंदी जो 14 मात्रा की ताल होती है उसका उपयोग होता है। संगीत में सम किसे कहते हैं? तो ताल की पहली मात्रा जहाँ से ताल का चक्र प्रारंभ होता है उसे हम सम कहते हैं। और आवर्तन जैसे सम से तो सम तक वापस वहाँ आना, तो वहाँ आवर्तन हो जाता है। ठीक है। और जो पहली मात्रा होती है जिस पर हम ताली देते हैं वह सम कहलाती है। संगीत में खाली का अर्थ है जब ताली ना बजाकर हाथ से निशब्द संगीत दिया जाता है। ठीक है। यहाँ ऐसे हाथ से खाली दिखाते हैं, वहाँ कोई ताली नहीं दी जाती। ठीक है। वहाँ हाथ से बस खाली को दर्शाया जाता है, वहाँ संगीत में खाली होती है। एक सप्तक में कुल कितनी श्रुतियाँ मानी जाती है? तो एक सप्तक में कुल 22 श्रुतियाँ मानी जाती है। भारत मुनि ने अपनी सरना चतुष्टयी में कितनी श्रुतियाँ स्थापित की? तो 22 श्रुतियाँ स्थापित की है। मध्य प्रदेश के मेहर घराने की स्थापना किसने की थी? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब ने मेहर घराने की स्थापना की थी। प्रसिद्ध सरोद वादक अमजद अली खां का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से है। पंडित कुमार गांधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो शिवपुत्र सिद्धारामय कोमकली देवास से संबंधित थे। ठीक है। पंडित कुमार गांधर्व शिवपुत्र सिद्धरामय कोमकली देवास से संबंधित थे। ठीक है। अगला, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास और एवं मोहम्मद घोष जो थे वहाँ इनके गुरु थे। ठीक है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। आधुनिक समय में राग के कितने लक्षण माने जाते हैं? तो 10 लक्षण, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, ग्रह, अंश, न्यास, आरोह, अवरोह और जाति। ठीक है। ये 10 लक्षण माने जाते हैं। ग्रंथि एवं प्रतिग्रंथि संगीत में ग्रंथों में किस विषय से संबंधित है? स्वरों की उत्पत्ति, नाड़ी चक्र व शरीर स्थान भेद से संबंधित है ग्रंथि एवं प्रतिग्रंथि। राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर संगीत एवं कला महाविश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। जिसका नाम है राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर। मुगल काल में मान कौतूहल नामक संगीत ग्रंथ की रचना किसने करवाई थी? तो राजा मानसिंह तोमर ने मुगल काल में मानक कौतूहल नाम संगीत ग्रंथ की रचना करवाई थी। संगीत में आलाप का क्या अर्थ है? तो राग के स्वरों का बिना ताल के विलंबित गति में विस्तार करना। ठीक है। जो आलाप होते हैं मतलब जो बिना ताल के विलंबित गति में विस्तार करना जो गायक रहते हैं वहाँ आलाप लेते। ठीक है। पाश्चात्य संगीत में मुख्य रूप से कितनी मुख्य स्वरलिपियाँ रेखाएं स्टॉप नोटेशन लाइन होती है? तो 5 रेखाएं होती हैं और 4 स्पेस होते हैं। स्टॉप नोटेशन में उच्च स्वर वाले वाद्य यंत्रों हेतु किस क्लेफ का प्रयोग होता है? तो ट्रेबल क्लेफ, जी क्लेफ का होता है। ठीक है। निम्न स्वर मंदर सप्तक के स्वरों हेतु किस क्लेफ का प्रयोग होता है? तो बेस क्लेफ, एफ क्लेफ का होता है। ठीक है। मंद्र सप्तक के स्वरों को हेतु, तो मंद्र सप्तक के स्वरों के हेतु
एफ क्लेव का उपयोग होता है। पाश्चात्य संगीत में 7 प्रकृति स्वर नेचुरल नोट का नाम क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी जो है वहाँ 7 प्रकृति के नेचुरल स्वर होते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में। भारतीय संगीत का सा पाश्चात्य संगीत के किस नोट का समतुल्य है? तो नोट सी, यदि सी मेजर स्केल आधार माना जाए। ठीक है, सा अपना हिंदुस्तानी संगीत में सा होता है और वेस्टर्न म्यूजिक में सी होता है। पाश्चात्य संगीत में शार्प चिन्ह का क्या कार्य होता है? तो स्वर का आधा टोन, सेमीटोन, ऊंचा तीव्र करना। ठीक है, यहाँ इसका कार्य होता है। ठीक है, शार्प जैसे सी शार्प, एफ शार्प, तो जो सेमीटोन है ऊंचा तीव्र करना। ठीक है, पाश्चात्य संगीत में फ्लैट बी चिन्ह का क्या अर्थ होता है? तो स्वर टोन, आधा टोन। ठीक है, सेमीटोन मतलब जो कोमल स्वर होता है उसे बताना। ठीक है, पाश्चात्य संगीत में नेचुरल चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो शार्प या फ्लैट प्रभाव को समाप्त कर मूल स्वर में लौटना। शार्प या फ्लैट प्रभाव को समाप्त कर मूल स्वर में लौटना यहाँ नेचुरल जो चिन्ह होता है उसका अर्थ होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। मेजर स्केल का स्वर संरचन सूत्र क्या है? टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। ठीक है, हार्मनी का अर्थ क्या है? एक साथ दो या दो से अधिक स्वरों को संवाद में बजाना, कोड रचना। ठीक है, हार्मनी क्या होता है? तो एक साथ दो या दो से अधिक स्वरों को कोड में बजाना। जैसे हम कोड लगाते हैं ना, मतलब 3 स्वरों को साथ में बजाएंगे तो वहाँ कोड हो जाएगा। मेलेडी का अर्थ क्या है? एक के बाद एक क्रम से स्वरों को बजाना, एक के बाद एक क्रम से स्वरों को बजाना, एकल धुन, उसे मेलेडी कहते हैं। ठीक है, 3 स्वरों में से एक साथ संयोजन से बनने वाले कोड को क्या कहते हैं? तो ट्राइड कोड कहते हैं। 3 स्वरों के एक साथ संयोजन में, ठीक है, जो 3 स्वर होते हैं एक साथ संयोजन में जो कोड बनते हैं उसे ट्राइड कोड कहते हैं। सी मेजर ट्राइड में कौन कौन से 3 नोट शामिल होते हैं? तो सी ई जी शामिल होते हैं। ठीक है, ए माइनर ट्राइड में कौन कौन से नोट शामिल होते हैं? तो ए सी ई शामिल होते हैं। संगीत की गति दर्शाने वाले एल्ग्रो का अर्थ क्या होता है? तेज और आनंदमय गति, फास्ट लाइवली टेम्पो को दर्शाता है। ठीक है, लेंटो या एडागियो का पाश्चात्य संगीत में क्या अर्थ है? तो धीमी गति, स्लो टेम्पो इसका अर्थ है। संगीत में ध्वनि की तीव्रता दर्शाने वाले 40F का क्या अर्थ होता है? तो तेज एवं ऊंची आवाज इसका अर्थ होता है। पियानो पी संकेत का संगीत में क्या अर्थ होता है? तो धीमी कोमल आवाज, सॉफ्ट साउंड। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? धीमी और कोमल आवाज, सॉफ्ट साउंड। क्रेसेंडो का अर्थ क्या है? तो आवाज का धीरे धीरे धीमे से तेज होना, क्रेसेंडो का अर्थ होता है। डी क्रेसेंडो और डी मी न्यूंडो का अर्थ क्या होता है? आवाज का धीरे धीरे तेज से धीमा होना। डी क्रेसेंडो या डिमियुंडो का अर्थ यहाँ होता है कि आवाज का धीरे धीरे से तेज से धीमा होना। ठीक है, पाश्चात्य संगीत में जो होल नोट होता है, जैसे सेमी ब्रेव भी कहते हैं, उसकी मतलब का मान का कितनी बीट होती है? तो 4 बीट्स उसमें होती है। हाफ नोट मिनिमम की समय अवधि कितनी होती है? तो 2 बीट्स की इसकी समय अवधि होती है। ठीक है, क्वार्टर नोट क्रोचेट का मान कितना होता है? तो क्वार्टर जो नोट होता है क्रोचेट का मान 1 बीट होता है। 8 नोट क्वेयर का मान कितना होता है? तो 1/2 बीट इसका मान होता है। ठीक है, क्वेवर का 4/4 टाइम सिग्नेचर में ऊपर वाले 4 का क्या अर्थ होता है? तो प्रतिबार मेजर में 4 बीट्स होगा। ठीक है, 3/4 टाइम सिग्नेचर किस प्रकार में नृत्य संगीत में प्रसिद्ध है? तो वॉट्स। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा के मुख्य निर्देशक को क्या कहा जाता है? तो कंडक्टर ऑर्केस्ट्रा के मुख्य निर्देशक को कहा जाता है। ठीक है,
कंडक्टर द्वारा संगीत संचालन हेतु हाथ में ली जाने वाली छड़ी को क्या कहते हैं? तो बेटोन कहते हैं, ठीक है, बैटन कहते हैं। सिम्फनी की रचना मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र हेतु की जाती है? तो फुल ऑर्केस्ट्रा के लिए सिम्फनी की रचना की वाद्य यंत्र की रचना की जाती है। प्रसिद्ध पार्शियन संगीतकार लुडविग वान बीथोवेन किस देश के थे? तो वह जर्मनी के थे। वोल्फगैंग एमेडियस मोजार्ट किस देश के शास्त्रीय संगीतकार थे? तो यह ऑस्ट्रेलिया के थे। योहान सेबेस्टियन बाख जेस बाच किस काल के महान पाश्चात्य संगीतकार थे? तो बारोक एरा के वहाँ संगीतकार थे, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा में फर्स्ट वायलिन के मुख्य वादक क्या कहा जाता है? तो कॉन्सर्ट मास्टर कहा जाता है, ठीक है। पाश्चात्य संगीत में ऑक्टेव में कुल कितनी सेमीटोन होती है? तो 12 सेमीटोन होती है। पाश्चात्य संगीत में 12 सेमीटोन होती है, ठीक है। ओपेरा संगीत की कौन सी विद्या है? तो नाट्य रूप जिसमें संवाद गाकर प्रस्तुत किए जाते हैं। ऑर्केस्ट्रा के प्रारंभ में सभी वाद्य यंत्र किस नोट पर अपनी ट्यूनिंग मिलाते हैं? तो नोट ए 440 हर्ट्ज में मिलाते हैं, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा में ट्यूनिंग हेतु मानक नोट ए कौन सा वाद्य यंत्र सबसे पहले बजाता है? तो ओबियो, ठीक है, ओबो, ठीक है। सोफानो किस प्रकार की गायन ध्वनि सीमा है? महिलाओं बच्चों की उच्चतम गायन आवाज को क्या कहते हैं? सोफ्रानो, ठीक है। टेनोर किस प्रकार की गायन आवाज है? तो पुरुषों की उच्च गायन आवाज है जिसे हम टेनोर कहते हैं। बेस किस प्रकार की आवाज को दर्शाता है? पुरुषों की सबसे नीची गंभीर गायन आवाज को दर्शाता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना हमारी आवाज में बेस है, तो ये बेस होती है, ठीक है। अल्टो किस प्रकार की आवाज है? तो महिलाओं की नीची गंभीर गायन आवाज है, ठीक है। पाश्चात्य संगीत का कौन सा काल 1600 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है? तो बारोक काल जो है 1600 से तो 1750 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। क्लासिकल काल के दो सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो मोजार्ट और हेडन, ठीक है। मोटेनो उपकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो संगीत की सटीक टेम्पो को मापने हेतु, जिसे बीट पर मिनट, ठीक है। बीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? बीट पर मिनट कहा जाता है। मेट्रोनोम का जो है जिसे टक 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 वो बजती है ना आवाज, वही मेट्रोनोम होता है। बीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो बीट पर मिनट, जैसे मैंने आपको बताया। भारतीय संगीत में वाद्य यंत्रों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्ग, तत्, अवनत, घन और सुशीर वाद्य में बांटा गया है। तार वाले वाद्य यंत्रों को शास्त्रीय वर्गीकरण में क्या कहा जाता है? तो तदवाद कहा जाता है, जो तार से बने होते हैं। चमड़े झिल्ली से मड़े हुए ताल वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? तो अवनत वाद्य कहा जाता है। हवा या फूंक से बजाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहलाते हैं? तो सुशीर वाद्य कहलाते हैं। धातु या लकड़ी के ठोस आघात वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तो धनवाद्य कहलाते हैं, ठीक है। तबला, ढोलक और पखावज किस वर्ग के वाद्य यंत्र हैं? तो अवनत वाद्य हैं, ठीक है। ये चमड़े आदि से बनते हैं। सितार, सरोद, वीणा, वायलिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो तत्ववाद के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें तार लगे होते हैं। अगला देखते हैं। बांसुरी, शहनाई, ट्रम्पेट और क्लैरिनेट किस वर्ग में आते हैं? तो सुशीरवाद्य, क्योंकि यहाँ फूंक से बजाए जाते हैं, हवा के माध्यम से बजते हैं। मजीरा, झांझ, जल तरंग और घुंघरू किस वर्ग के वाद्य हैं? तो ये घन वाद्य हैं, क्योंकि इनमें धातु वगैरह के मिश्रण से मिलते हैं, बनते हैं, जैसे पीतल हुआ, तांबा हुआ आदि से ही बनाए जाते हैं। पाश्चात्य प्रणाली में वाद्य यंत्रों को किन 4 मुख्य परिवारों में विभाजित किया गया है? वुडविंड, ब्रास, परकशन और स्ट्रिंग्स। वुडविंड, ब्रास, परकुशन, स्ट्रिंग। और हमारे यहाँ तत्, अवनत, घन और सुशीर जो हिंदुस्तानी संगीत में कहते हैं। ट्रम्पेट किस वाद्य यंत्र
परिवार का सदस्य है तो ब्रास फैमिली है, क्योंकि यहाँ तांबे का बना होता है। ठीक है, सॉरी तांबे का नहीं, पीतल का बना होता है। क्लैरिनेट किस वाद्य परिवार से संबंधित है तो वुडविंड फैमिली से, क्योंकि इसे फूक के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, सैक्सोफोन किस परिवार का वाद्य यंत्र है तो वुडविंड, रीड का प्रयोग होता है, इसमें एक पतली रीड लगी रहती है और यहाँ वुडविंड परिवार में आता है, क्योंकि इसे फूक मारकर बजाया जाता है। ट्रोम्बोन वाद्य यंत्र की मुख्य पहचान क्या है तो इसमें स्वर बदलने हेतु स्लाइड का प्रयोग होता है। ठीक है, ब्रास परिवार का सबसे बड़ा और सबसे गंभीर आवाज वाला वाद्य यंत्र कौन सा होता है, ट्यूबा या सोसाफोन होता है। ठीक है, ब्रास फैमिली में। ठीक ली, तो आज के लिए बस इतना ही। यह क्वेश्चन हमने कवर किए हैं और आगे भी और क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद।